हो। हाँ हाँ, कल एक बार हमारी बात हुई थी, बट उस समय मीटिंग चल रही थी तो हम लोग बात नहीं कर पाए। जी जी फिर मैंने कॉल किया था आपको, लेकिन आप कहीं शायद बिजी थे तो बातचीत नहीं हो पाई। बोली। जी जी जी। देखिए, हाँ हम सब लोग छोटी बड़ी चीज़ों में व्यस्त हैं, जी, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम कोई नहीं कर रहा है। बताइए। जैसे 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 हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। हम्म 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 आज़ादी के 77 साल बाद भी जो 3 नए हम्म कानून बनाए गए, उनकी आत्मा नहीं बदली गई। इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो जिस अभी तो जिस वो जिस प्रशासनिक अ, व्यवस्था का मैं डीजीपी रहा हूँ, ये जी वही दुष्ट व्यवस्था है जो भारतीयों को हम्म, प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई थी, और इसे आज भी थोप जी। के रखा गया है। तो इसमें तो सर कैसा है कि पहले से ये बोला जा रहा है कि कम से कम रिफॉर्म आना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। ये तो बताओ वो तो आपको, नहीं हो राजेश पा रहा है। जी, राजेश जी, जी आपको जी। रिफॉर्म कौन देगा और क्यों देगा? जो व्यवस्था नहीं आपको, देखिए। एक मिनट मुझे थोड़ा सा कह लेने हाँ दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं प्लीज ये प्लीज कह रहा बोलिए। हूं कि जो व्यवस्था आपको अच्छे राजनेता नहीं दे रही है, जो जाति जी के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवार चुनती है, और उसमें फिर जी विनेबिलिटी खोजती है, और विनेबिलिटी उसे दिखाई देती है कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं, यदि आप बाहुबली हैं, यदि आप गुंडा हैं, तो आप विनेबल इन हैं। शॉर्ट न्यूसेंस वैल्यू है आज के टाइम में। बस, हाँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। यदि आप जी धनबली जी हैं तो आप विनेबल हैं। तो पहले जाति जी और उसके ऊपर विनेबिलिटी, तो करेला और नीम चढ़ा। और फिर जीतते कैसे हैं? जी फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, गरीबों का वोट खरीद कर जीतते हैं। और जिनका वोट खरीद के जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। पार्टी भिप से बने सही। हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, जिनको आप बहुत बड़ा एमपी, एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं, और मैं तो उनको प्रधानमंत्री को भी उसी गिनती में ले लूँ। मतलब गुप्ता सर, अभी अभी। मैं जी। प्रधानमंत्री को भी उससे ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। हम्म आदर भाई, ये बताइए ना, आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने दृढ़ निश्चयी हैं, मोदी है तो संभव है वाले जो है ना, मोदी मोदी जिन्होंने कराया, 10 साल के बाद आप तीसरे जी टर्न में घुस गए हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में भी दोनों में कुछ समय के लिए मेजॉरिटी रही। फिर देश जी। के संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध 55 से अधिक कानून बने हैं। उन्हें हाँ की जीत और ना के हार पे सिद्धांत के आधार पर 1 मिनट में रिपील किया जा सकता है, वो क्यों नहीं किया? जो वक्फ जैसे बोर्ड, एक हमको बताइए, क्योंकि एक मैं मिनट, थोड़ा सा एक बात और कह लेने जी दीजिए। 44 जी जी। संशोधन जो है वक्फ बोर्ड एक्ट में प्रस्तावित किए गए हैं। यदि वक्फ बोर्ड जो हम्म, है संविधान की भावना के विपरीत है, यदि फंडामेंटल राइट के विपरीत है, तो भाई साहब इसे डिलीट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसे अमेंड क्यों किया जा रहा है? मतलब आपका ये मानना है कि वो बोर्ड को डिलीट किया जाए, मतलब वो वक्फ जो लॉ बोर्ड का, है, एक्ट है। देखिए मेरा ये मानना है कि हमने जी मुसलमानों को एक देश दे दिया। अरे बचे हुए देश में तो हम सबको बराबर रहने दो मेरे भाई बाप। कम से कम इस हम्म, देश में तो हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति बराबर हो। फिर भी साला वोट पॉलिटिक्स में हिंदुओं को जो है ना द्वितीय दर्जे का सिटीजन बनाने में लज्जा नहीं आई, और हम विद्वानों को समझ में नहीं आया। हम छोटे मोटे ह्यूमन राइट्स को खोजते हैं, वो भी टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स को। जिसको ये मारते हैं उसके मतलब ह्यूमन मैं राइट्स हमको समझा। दिखाई नहीं देते हैं। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है गुंडों के, बदमाशों के, अपराधियों के, टेररिस्ट की ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग जो आम जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हमको नहीं दिखाई देते हैं।
नहीं नहीं, उनके भी दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है बताओ, जैसा आप आपने कह रहे हैं कितने वो आंदोलन किए टेररिस्ट के वैसा विरुद्ध नहीं के है। उन्होंने आम जनता का ह्यूमन राइट्स जो है ना वायलेशन किया? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जी मैं सिर्फ एक बात आपसे निवेदन करूंगा, ठीक है ना। जी। मेरा निवेदन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, आप बताइए। मैं तो इससे उल्टा कहता हूँ, सर, मैं देखिए, मैं ऐसा है इसका कि उल्टा कहता हूँ किसी चीज कि को, अच्छा भारत, किसी अच्छा चीज कानून, को, अच्छा संविधान देने की नहीं नहीं, आप हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हमको टू द पॉइंट बात करना है। तो आपने एक चीज जो कहा कि ह्यूमन राइट्स, उनका ह्यूमन राइट्स नहीं है, इनका ह्यूमन राइट्स क्यों है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अब अगर कोई बोले कि आप गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट के बारे में बहुत अच्छी बातें करो, तो आप इस सर उसमें कैसा होता है कि मैं आपके ह्यूमन राइट्स में आपका जो भी नजरिया है उसकी सराहना करता हूं और उसमें मैं कोई बदलाव नहीं चाहता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम इतने बड़े विद्वान लोग क्या अपने बच्चों को और अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए संकल्प ले सकते हैं क्या? मैं इतने लोगों से बात लेना ही होगा ना, इतने लोगों से बात कर रहा हूं। वो तो सर लेना ही होगा, क्योंकि कैसा है कि हम जिस दूषित वातावरण में हैं, वही वातावरण हम अपने बच्चों को देके जाना चाहते हैं। ये तो बात सही है, ये यहाँ पे मैं आपके साथ सहमत हूँ, इसमें कोई असहमति जैसी बात नहीं है कि बच्चों को शुद्ध वातावरण हमको देना है। राजेश जी, आपसे कह रहा हूं कि यदि आप संकल्प ले लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और मैं 4 छोटे से सरल उपाय बता रहा हूं, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये सभी दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत देने के लिए, जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के साथ जो है भारत का हर नागरिक, उसके पास रोजगार का फंडामेंटल राइट होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार होगा। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने का 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा, 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो वो क्या, मतलब आपके पास क्या आइडिया है? मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, क्योंकि कैसा ये जो ये मेरे पास आइडिया है। जी बताएं। पहला आइडिया ये है कि हमें अपने लोगों के ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, जो आज न्याय नहीं करती है, जो अपने लाभ के लिए संविधान की शपथ लेके पैदा हुई, यूपीएससी का एग्जामिनेशन देके पैदा हुई, और जो शपथ उसने जो है यूपीएससी के इंटरव्यू में, या जो कहा था यूपीएससी के इंटरव्यू में, इसके बाद वो अपने हित साधती रही है और अपने लिए मलाईदार पोस्टिंग के लिए वो इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है, जिसने जो है जब जो है संविधान जब संविधान का जो है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी वायलेट हुआ, तो हम दुष्ट ब्यूरोक्रेट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि साहब, इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऑल डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ इट इज पॉजिटिव टू समवन इट इज नेगेटिव टू अदर्स, इट कैन नॉट बी न्यूट्रल टू अदर्स। 2014 में सर एक एसोसिएशन बना था आईएएस और आईपीएस का जी। अब शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा, हमको नहीं मालूम है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मुझे लगता है कि सारे कैडर को मिला के ये एसोसिएशन बना था जी, ठीक है ना, क्योंकि काफी पुरानी बात है, इसलिए अब मुझे एक बार फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा जी। लेकिन अभी बात आई है तो मुझे, मतलब मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि ये जो एसोसिएशन बना था, इन्होंने ये सब रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स थे, ठीक है ना। अच्छा, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में अगर 2 शब्द में कहा जाए तो वही पूरे देश को चलाते हैं। ये जो नेता है और ये लोग है ना, ये देश को नहीं चलाते, ये देश को 2 ही लोग चलाते हैं, एक तो सोशल वर्कर। मेरी बात अगर मौका देंगे तो इस पॉइंट पे क्लियर मौका ही नहीं देंगे, इस पॉइंट पे मुझे क्लियर कर लेने दीजिए ना। ये भ्रम है, ये आईएएस एंड आईपीएस अधिकारी जो दूसरों के सामने बता रहे हैं कि वो नेताओं को चलाते हैं,
ये इतने दुष्ट हो गए हैं कि नेताओं की नज़रों को देख के जो है ना करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही स्थिति है कि एक जो है राजा ने कहा कि साहब आज की भिंडी कितनी अच्छी बनी, तो जो है ना बीरबल ने कहा कि साहब इसमें ये गुण, इसमें ये गुण, इसमें ये गुण। तो हर राजा ने कहा कि हर दिन भिंडी बनेगी। 15 दिन बाद जब उसको जो है भिंडी खाते खाते ऊब गया तो उसने भिंडी फेंक दी। तो बीरबल ने कहा कि भिंडी में ये गुण, ये अवगुण, ये अवगुण। तो राजा ने पूछा कि यार उस दिन तो तुम इतनी तारीफ कर रहे थे, आज इतनी बुराई कर रहे हो। बोले हुजूर, मैं भिंडी की नौकरी थोड़ी करता हूँ, राजा की नौकरी करता हूँ। तो सब IAS IPS इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, इनकी नज़रों को देखने का काम करते हैं, सामने वाले को ये बताते हैं ये चला रहे हैं, इनको चलाने वाला मालूम नहीं कौन है। मैं तो कह रहा हूँ नियम कानून भी ना नेता बना रहे हैं ना ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, जाने कौन सी शक्तियां बना रही हैं। अब नियम कानून तो मैं छोटी सी बात बताऊं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये है, उसको आयोग कहेंगे या जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, वहां पे नियम कानून बन के आते हैं अडानी के ऑफिस से, ठीक है ना, गौतम अडानी के ऑफिस से। और हम लोग 9 रुपए की बात कह रहा हूँ, 9 रुपए यूनिट हम लोग भर रहे हैं। हाँ। जो है बिजली का बिल, किसी को मालूम नहीं है कि हम लोग 9 रुपए भर रहे हैं। सबसे पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर कोई बिजली उपभोक्ता है तो मुंबई में है, और मुंबई के उपनगर में जहां मैं बैठा हूँ यहाँ पे मैं 9 रुपया यूनिट भरता हूँ, और ये 3 से 4 रुपया यूनिट पड़ता है और हमको 9 रुपए यूनिट में मिल रहा है। अब बताइए कि इतने सारे से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन के आए हैं अडानी के ऑफिस से, और यहाँ पे इन लोगों ने जो हमारा विद्युत बोर्ड है उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा था कि मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हम तो भर लेंगे, कैसे भी करके भर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो करीब 1.5 करोड़ जनता है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब 1.5 करोड़ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, अकेले एक आदमी 2 आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो है पहले ये ऐसा था कि 2 महीने अगर किसी ने बिजली का बिल किसी वजह से नहीं भरा तो उनको नोटिस आती थी। नोटिस आने के बाद जो है उनको ये बोला जाता था कि भाई आप अगर नहीं भरेंगे तो तीसरे महीने में आपका मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। और आज 1 महीना 10 दिन होता है, 1 महीना के ऊपर 10 दिन जैसे ही हो जाता है वैसे ही किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, वो भी गुजरात से ही कॉन्ट्रैक्टर है, वो आता है और मीटर निकाल के लेके जाता है 1 महीना और 10 दिन में। कभी कभी लोगों का जो बजट है वो अलाउ नहीं करता कि इस महीना बिजली का 2-2,500 जो भी 3,000 या 5,000 बिल आता है, वो कभी कभी ये होता है कि चलो इस महीने में नहीं भरे तो अगले महीने में भर देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इससे इतना पब्लिक को तकलीफ हो रही है। छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, अडानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अडानी संसद से लेके सड़क तक छाए हुए हैं। मालूम नहीं जाने कितने अडानी जो है, 1 मिनट, मालूम नहीं जाने कितने अडानी जो है भारत के अंदर बैठे हुए हैं और जाने कितने अडानी जो है भारत के बाहर बैठे हैं, जो इन पार्टियों के हाई कमांड पे अपने नियंत्रण में रखते हैं। और ये पार्टी हाई कमांड जो है ना उनके कहने के आधार पर नियम कानून और पार्टी व्हिप जारी करके वो नियम कानून जमीन पे उतर जाते हैं। वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। तो हम अगर न्याय व्यवस्था और कानून की बात करें तो उसमें भी तो बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि ऑर्डर ही रॉन्ग आ रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत ने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार को गारंटी दी है कि मिलेगा, और भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। 5 साल में किसी भी भारतवासी से टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा जो है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको अपने कल्प वृक्ष अकाउंट से अपने आप ऑटो स्वैप होके पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा, वो बिना पूछे ही पटेगा आपसे, आपसे क्लियरेंस नहीं लेगा वो। और
यदि आप नहीं पटा पा रहे हैं तो सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके घर पे पहुंचेगा कि राजेश सिंह जी, आपने इतने समय से पैसा नहीं कमा पाया है, हम आपके साथ बैठ के समझना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो उनके सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठ के ये समझेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, आज आप क्या करना चाहेंगे और आज से 10 साल बाद आपकी कैरियर प्रोग्रेशन, आपका कैरियर प्लान क्या होगा। उसके हिसाब से आपको शिक्षा का जो गैप है वो फुलफ़िल किया जाएगा, ट्रेनिंग का गैप है वो फुलफ़िल किया जाएगा, आपको टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिया जाएगा और एक भी चीज़ मुफ्त में नहीं दी जाएगी। उसी समय आपके कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसे आएंगे और इसके बाद जो है आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। तो जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो सब राष्ट्रीय संपदा होंगी। हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम डैम बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम सड़क बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम बड़ा अस्पताल बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम बड़ा जो है ना स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा, हम गौशालाएं बना रहे हैं वो राष्ट्रीय संपदा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा, जितनी राष्ट्रीय एक मिनट मुझे राष्ट्रीय संपदा एक मिनट मुझे राजेश सिंह जी, मुझे ये नया कॉन्सेप्ट है, मुझे बताने दीजिए आपको। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण प्रस्तावित होगा उसे एक बॉडी एग्जामिन करेगी। जैसे ही वो राष्ट्रीय संपदा अनुमोदित होती है उतनी भारत विकास निधि एडवांस में जनरेट हो जाएगी और उस भारत विकास निधि से वो राष्ट्रीय संपदा निर्मित की जाएगी। अभी बताइए, आप जो पैसा छाप रहे हो इसका क्या आधार है? पहले इसमें कोई आधार नहीं है। एक मिनट कोई आधार नहीं है। मुझे पैसा छाप रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मुझे प्लीज कह लें दीजिए, क्योंकि मैं आपको वो अंदर की बात बताऊंगा जो शायद आपकी जानकारी में ना हो और होगी भी। ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो ये बजट बनाते हैं कि इतना हमें पैसा खर्च करना है, जितना ये टैक्स से पैसा निकाल पाते हैं वो उसकी पूर्ति हो जाती है। कहीं से कोई लोन लेना है, कहीं से कुछ बॉन्ड जारी करना है, कहीं से IMF से लोन लेना है, जितनी पूर्ति ये विभिन्न तरीकों से कर लेते हैं। बचे हुए पैसे का जो गैप को कवर करने के लिए नोट छापते हैं। तो बताइए, नोट छापने का कोई स्टैंडर्ड मानक हुआ क्या? नहीं, कोई मानक। जो राष्ट्रीय संपदा का जो मानक है ये रुपए की तुलना में कितना ज़्यादा सुपीरियर मानक होगा, क्योंकि जितना आप जो है राष्ट्रीय संपदा कर रहे हो उतनी संपत्ति को निर्मित कर दे रहे हो। उससे बड़ा मानक और क्या हो सकता है? और यहाँ पर आपने आदमी को ट्रेंड कर दिया, उसको रोजगार का मौलिक अधिकार भी दे दिया, रोजगार के लिए उसको ट्रेनिंग दे दी, टूल्स दे दी, इक्विपमेंट दे दिए। आपने बड़े बड़े जो है शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय खोल दिए जहाँ पे एक्सपर्ट इंडिविजुअल से बात करके उसकी नीड के हिसाब से उसे शिक्षा देगा। लॉर्ड मैकाले की 2 फरवरी 1885 में जो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की रिपोर्ट दी और जिसके आधार पर भारत की शिक्षा को नष्ट किया गया, वही एजुकेशन एक्ट आज भी लागू है। क्यों लागू होना चाहिए? क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि हम सब विद्वान जो छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं और ये लोग जो है ना हमारे ऊपर आराम से छापे हुए हैं और ये सभी को पसंद आ रहा है। नेता जो है ना खुद भी जो है ना कलम छाप हैं, वैसे ही हैं। वो ना तो उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना ही वो जो है ना किसी मेरिट पे आए हुए हैं। जाति धर्म के आधार पर उन्हें सिलेक्ट किया गया है, बेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्हें वो किया गया है। फिर धन बांट के, पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, वोट खरीद के जो है ना जीते हैं। जिनके वोट से जीते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। तो इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इट इज़ पार्टीक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। एंड ये पार्टी जो है रफियंस की है। तो यदि इन सब समस्याओं का निचोड़, यदि मैथिली शरण गुप्त आपको एक छोटे से संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, 10वें दिन जो है आपको अच्छे भारत मिलने की शुरुआत करने के लिए राजनेता विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 दिन का सरल उपाय आपको 100 करोड़ बना देगा। और चूंकि आप 100 करोड़ हो जाएंगे, और इस 100 करोड़ को बनने के लिए ना तो आपको किसी को चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है,
ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसे PIL लगाना है, ना ही जो है जादू की छड़ी है क्या? नहीं, वो बताइए। मैं अच्छा, तो वो जादू की छड़ी है अच्छे भारत का संकल्प। और एक सत्यनारायण की कथा, जो हम कथा कहते हैं, उसमें कथा ना तो कथा है, ना भगवान है, ना प्रसाद है, ना कुछ है, लेकिन वो सुविधा के लिए उसे सत्यनारायण कथा कहा गया है, क्योंकि सत्यनारायण कथा का आप करते हैं तो आपका सभी कल्याण होता है। ये छोटे से 4 उपाय आपका कल्याण करके आपको 100 करोड़ बना देंगे। तो आप उसे सुनना चाहते हैं, वो जादू की छड़ी क्या है? हाँ, वो सुनना जरूरी है। तो जादू की छड़ी को हम उसी के बाद तो डिसाइड किया जा सकता है कि एक मिनट, वो जादू की छड़ी है 4 सरल उपाय, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने सुविधा के लिए नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। राइट, इससे सत्यनारायण कथा से कंफ्यूज मत होइए, इसके सत्यनारायण भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सुविधा नहीं, मैं भी देखिए कैसा है, मैं भी जो है अभी जो पूर्णमासी आ रही सत्यनारायण कथा सुनने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, आप जरूर सुनिए। आप बताइए। तो सत्यनारायण कथा वो का पहला कथा बताइए जिसकी वजह से इस देश का जो है कल्याण होगा। बताइए। देश का कल्याण 9 दिन में हो जाएगा, और इन्हीं राजनेताओं को बेबस करके कर दिया जाएगा, नहीं तो एक भी राजनेता जीतेगा नहीं, एक राजनेता नहीं जीतेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे, मेरी गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे, ये भी गारंटी है। देखो, मैं लेकिन आप ईवीएम का क्या करेंगे? ईवीएम रहेगा तो आप उनको रोक नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते। ईवीएम सब छोड़ दीजिए। आप मेरी पहले बात सुन लीजिए। आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो सब ईवीएम तेल लेने चले जाएंगे। जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो सब ईवीएम तेल लेने चले जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, बताएं। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि हे बच्चों, अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ और जो है यूट्यूब चैनल खोलो, उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखो और उसे सर्च करके सब्सक्राइब करो। ये मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की चैनल है। इसमें 7000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा। तो आपको ये संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन एक वीडियो रिलीजियसली देखेंगे। बस इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का जो है ना प्रथम अध्याय समाप्त हो जा रहा है। राइट, अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो आपने अभी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब किया है, उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक। तो वो बच्चा पूछता है कि हे प्रभु, ये तो बताइए कि हम तो रोज़ जो है ना यूट्यूब पे जाके अपने वीडियो देखते हैं, लेकिन मुझे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो दिखता ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं आपको समझाता हूँ। हर वीडियो के नीचे एक टाइटल होता है, और टाइटल को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे छोटे पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जब आप मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 3-4 लाइन के बाद पतले अक्षरों में जो मोर लिखा है MORE, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, और उसमें नीले रंग से जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उसे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लो। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है, और केवल 4 अध्याय ही हैं। राजेश जी, अभी तक एक मिनट, राजेश जी, अभी तक कोई दिक्कत हुई 2 अध्याय में? नहीं, बताइए। अच्छा, तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलिए, और उसके नीचे दाहिनी तरफ एक टैब है जिस पे लिखा हुआ है प्रोफाइल। ये आपकी ही प्रोफाइल है। इसे क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो फ़ोटो डाला हुआ है वो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रोफाइल में सबसे ऊपर दिखेगा, और उसके नीचे 3 जो है लिंक दी गई हैं जिसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। तो पहली लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, दूसरी लिंक है उसको कॉपी करके किसी मैसेज कहीं पे भी पेस्ट करके जो है ना शेयर कर सकते हैं, और तीसरा है शेयर ऑन मीडिया। तो इस ऐप से ही सीधे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ कहीं भी चाहते हैं वो अपने आप जो है ना वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो
ये लिंक बड़ी अद्भुत लिंक है। इसमें इसके 2 पार्ट हैं। एक मैसेज है कि क्राइम फ्री भारत ऐप जो है ना वो कर दिया गया है, कृपया इसे जो है ना जुड़ें, फलाना अमका ढमका। और फिर उसके नीचे एक लिंक जनरेट करता है, वो राजेश सिंह जी की लिंक होगी। जो कोई भी जिसको राजेश सिंह जी भेजेंगे और जो उनकी लिंक से जुड़ेगा उसे 100 नंबर मिलते हैं। और राजेश सिंह जी यदि 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी हो जाएंगे। और ये ऐप जो है प्रतिदिन, इसके ऊपर एक टैब है जिस पर लिखा हुआ है ट्रेंडिंग। आप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो हर दिन ये उस महारथी व्यक्ति को जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उसे एक प्रशस्ति पत्र, कमेंडेशन लेटर भी जारी करता है। तो अब आपको जो है ये जो आपने अपने, और इसमें अपेक्षा ये की गई है कि इस लिंक को आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन भी संगठनों से आप जुड़े हैं उनको भेज दीजिए। और जो ऑटो जनरेटेड मैसेज और लिंक है उसके नीचे यदि 2-3 लाइन अपनी भाषा में लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर भी जिनको आप भेज रहे हैं वो लिख देंगे तो उनके ऊपर और भी अनुकूल असर पड़ेगा। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय समाप्त हो जाता है। चौथे और अंतिम अध्याय में कहा जा रहा है कि हे बच्चे, 3रे अध्याय के तहत जिन जिन को आपने अपनी लिंक भेजी है उनको फ़ोन लगाइए और उनसे कहिए कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए। यदि वो हाँ कहता है तो उसको संकल्प दिलाइए और ये 4 सरल उपाय उसको दोहराने के लिए कहिए। यदि वो व्यक्ति एक दिन में 10 लोगों को जोड़ता है तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत देने के लिए विवश होंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह संख्या 100 करोड़ को पहुंचाने में जिन लोगों ने भागीरथी प्रयास किया है, ऐसे 543 लोग, और ये 543 वही हैं जो कि MP होते हैं, तो ऐसे 543 लोगों की मेरिट बनेगी, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत के संकल्प से जुड़े हुए हैं वो संकल्प लेंगे कि वे इस भागीरथी प्रयास करके इस संख्या को 100 करोड़ पहुंचाने वाले इन 543 भागीरथी लोगों को हम जो है EVM मशीन पर बटन दबा के विजयी बनाएंगे। तो माननीय राजेश सिंह जी, आप सहमत होंगे कि पूरे 543 EVM मशीन में ही अगर खेला हो रहा है, खेला तो नहीं हो पाएगा। वो खेला कर ही नहीं, वो कैसे? ये तो हम महाराष्ट्र में बैठ के देख रहे हैं कि किस तरह से खेला हो गया। आप ऐप में जाइए, ऐप जो डाउनलोड करके ऐप में जाइए और अबाउट कम्युनिटी में जाकर उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि EVM मशीन में कोई गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं होंगे। वो आप उसे पढ़िए जरा। EVM मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाओगे, ये हमने व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था हमारे ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाएंगे तो उसमें 21 लक्ष्य भी दिए गए हैं। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त क्या है वो बताया गया है। और EVM मशीन में किस तरीके से कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। ये भी गारंटी है, EVM मशीन कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। देखता हूँ, आप लिंक भेज दीजिए, मैं देखता हूँ ये सब जो आपने बताया। हाँ, तो यदि हम 100 करोड़ होंगे तो यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं तो 543 लोग जो स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, NGOs के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो भागीरथी प्रयास कर चंद्रगुप्त बनेंगे उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। और हम पूरे 543 चंद्रगुप्तों को सर्टेनिटी के साथ बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगे उनको मिलेगा। तो फ्री भी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना तो दूर की बात है, वो किसी के दरवाजे पे वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। और उनमें से जो 82 लोग हैं जो उस मेरिट लिस्ट में भी टॉप होंगे वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। और ना तो चंद्रगुप्त और ना ही महाचंद्रगुप्त, ये 21 मॉडल और टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी मैथिली चंद्रगुप्त ने बना ली है, इसे जो है ज़मीन पे उतरने से नहीं रोक पाएंगे। और इनमें से कोई भी चीज़ जो है आम जनता पे नहीं थोपी जाएगी। तो मैथिली शरणगुप्त ने जो मॉडल डेवलप किए हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो आम जनता पर नहीं थोपी जाएगी। उसे रिफाइनमेंट करने के 3 चरण बनाए गए हैं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं वो भी समझा सकता हूँ।
आप सुनना चाहते बताइए हैं? बताइए आप सुनना चाहते हैं? बताइए, अब इतना सुना तो वो भी सुनूंगा ही। हाँ, तो ये कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने इन 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है 32 इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, और 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की गई हैं मैथिली शरण के द्वारा एज ए डीजी, और ढेर सारे 12 टेक्निकल। हैकाथॉन। हाँ, ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होती हैं जिसको कंडक्ट किया गया है, मुझे एज ए डीजी हाँ करने का हाँ। मौका मिला है। तो ये टेक्निकल सॉल्यूशंस डेवलप्ड हैं, उनमें कुछ गैप्स हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। तो डेवलप्ड मॉडल और टेक्नोलॉजी ये जो है टास्क फोर्स को सौंपी जाएंगी, और टास्क फोर्स में किसको चुना जाएगा? जिन्होंने हर विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है, ऐसे मोतियों को पहचान के उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये मॉडल और टेक्नोलॉजी उनको थमा दी जाएगी, भैया इसको समझ लो, और अपने इतने बृहद अनुभव के हिसाब से आप इसमें क्या सुधार बता रहे हो, उसे फर्स्ट डिग्री का उससे सुधार किया जाएगा। फिर 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स चर्चा करेंगे, जिसमें पूरी सभी लोग सम्मिलित होंगे, पत्रकार भी, ये भी, पब्लिक भी, और इस चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे उसके आधार पर इस मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 45 दिन तक आम पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा। तब तक पब्लिक के दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, तो वो कम से कम अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और जो थोड़ी बहुत सलाह देने की स्थिति में होंगे और ये 45 दिन तक चलेगा और लाइव चलेगा। इसमें जो चीज़ें कैप्चर होके आएंगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, तब ये चीज़ें पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। तो चाहे पार्लियामेंट में आज का राजनेता बैठा हो या हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त पहुंच गए हों, वो इन 3 तरीके से रिफाइंड मॉडल को, और जो बीच में सुझाव आए हैं उनकी पूरी चीज़ रहेगी, और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो जो चीज़ें आई हैं सुझाव में, यदि वो उचित हैं तो इसे इस मॉडल के रिफाइनमेंट में उपयोग कर लिया गया है, ये सुनिश्चित करना पार्लियामेंट का जिम्मेवारी होगी, राइट। और तब वो कानून बनेगा। इसका मतलब है मैथिली शरण गुप्त ने भी जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी सोची हुई है, बनाई हुई है, वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी, और आपका नियम, कानून और इकोसिस्टम बदल जाएगा, और ये एकदम अद्भुत होगा। आपका बिना थाने जाए जो है एफआईआर दर्ज होगी। आप बटन दबाएंगे, एक ट्रेंड वॉलंटियर्स पहुंचेगा जो आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। कानून में एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा कि झूठी रिपोर्ट करना, वो तो यहाँ स्टार्ट हो चुका है। देखिए पूरी आत्मा, देखो पार्ट करने से कुछ नहीं होना है, पूरी आत्मा बदलना पड़ेगी ना। मैथिली शरण जी, मुंबई में करीब 15% लोग जो है बाहर के आगे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि पुलिस भर्ती से अलग है। और ये चीज मेरे समझ में फिलहाल नहीं आया कि जो है बाहरी लोगों को क्यों लिया जा रहा है। मैं तो आपसे उल्टा कह रहा हूं, इस सब चक्कर में ना पड़े। हम ये सोचें कि क्या पब्लिक की एफआईआर दर्ज होने लगी, क्या जो है पब्लिक को सम्मान मिलने लगा थाने में, क्या जो है उनकी, क्या, एक मिनट, क्या उनके केस की अच्छी विवेचना होने लगी, क्या जो है ना अच्छी विवेचना करने के लिए बाध्यता पैदा कर दी गई है। तो ये हमारा जो मॉडल कह रहा है कि इसमें एक बड़ा कानून में परिवर्तन ये किया जाएगा कि झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, ये चारों बहुत संगीन परजरी के ऑफेंस होंगे। इनको करने वाले जेल में सड़ेंगे। और टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए टेक्नो इंजन बनाया गया है, जिसे हमने डिजिटल चंद्रगुप्त कहा है। वो इतना पावरफुल है, और इसमें भारत सरकार का कोई खर्च नहीं आने वाला है। इसमें RFID, सेंसर, ड्रोन, CCTV जैसी 21 टेक्नोलॉजियों का उपयोग किया जा रहा है। इन 21 टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर जो आज की पुलिस एविडेंस को सोच नहीं सकती है, वो ऑटो रूप से जो है ना केवल कैप्चर होंगे, बल्कि हैश वैल्यू से लॉक होके रियल टाइम में पुलिस और कोर्ट में भेज दिए जाएंगे। अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। जो जजेज हैं, इनके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि ये जजेज जो है ना, इस ट्रेंड करके, आम आदमी को भी ट्रेन करके जज के रूप में इन पैनल किया जा सकता है। और एक जज
उसे जो है ना दूसरा केस तभी मिलेगा जब वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। और जो है अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर जी ये मुझे बताइए कि आप जो है इस प्रक्रिया से 30 दिन में न्याय तो कर देंगे, लेकिन आप जो है ना जजमेंट तो दिला देंगे, आप न्याय कैसे करेंगे? तो फिर मैंने उनको समझाया कि हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर देंगे और 2 तरीके की जो है वो अपील रहेगी। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील अगेंस्ट द जज। यदि कोई फरियादी या कोई व्यक्ति अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करता है तो वो इनडायरेक्टली आरोप लगा रहा है कि इन जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्य को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है। ऐसी परिस्थिति में जब अपील अगेंस्ट जज होगी तो कानून में प्रावधान होगा कि जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना होगा, अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है जजेज को बाहर निकालने के लिए कोई महाअभियोग नहीं चलाना होगा, वो डी पैनल हो गए, मतलब वो जज नहीं रहे। और जब वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जो है लाखों में जो है हर्जाना देना होगा। तो इन 2 कारणों से किसी भी जज की औकात नहीं है कि वो न्याय ना करे। वो आपको वही जजमेंट दे पाएगा जिसको वो डिफेंड कर पाएगा। और जो इनको जो ये पूरा पैसा जा रहा है, इसमें जो वॉलंटियर जा रहा है ट्रेंड, उसको पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है। जज महोदय को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, पुलिस वाले को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, फॉरेंसिक साइंस वाले को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, गवाह वालों को फॉरेंसिक जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और जितना धन हम रेवेन्यू स्ट्रीम के रूप में बांटेंगे, कानून में प्रावधान होगा, उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। लिहाजा इस सोर्स से इतना अधिक पैसा जनरेट होगा कि भारत सरकार अभी जो तमाम टैक्सेस से कमा पा रही है उससे 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा। और चूंकि जो है चूंकि रेवेन्यू स्ट्रीम से भुगतान हो रहा है, लिहाजा ये जो भार है, वेतन का भार भी सरकार पे कम हो जाएगा। तो सरकार के शासकीय व्यय कम हो जाएंगे और आमदनी जो है ना 10 गुनी हो जाएगी। और ऐसे ही एक और मॉडल बनाया गया है जिसको हमने पेपर करेंसी मुक्त भारत कहा है। तो पेपर करेंसी से ख़त्म कर दी जाएगी और हर ट्रांजैक्शन पर 2% की प्रोसेसिंग फीस होगी। उस 2% की फीस से भारत सरकार को 10 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा जो आज मिल रहा है। तो 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से, और दूसरा जो है 10 गुना पैसा जो है वो पेपर करेंसी मुक्त भारत के जो है ना ट्रांजैक्शन की फीस से मिलेगा। और भारत सरकार को जब 20 गुना पैसा मिल रहा है तो 5 सालों के अंदर टैक्स जो है पहले साल जो है 50% कर दिया जाएगा, दूसरे साल 25% कर दिया जाएगा, तीसरे साल जो है 15% कर दिया जाएगा, चौथे साल 5% कर दिया जाएगा, और 5वें साल जो है ये पूरा देश हर तरीके के टैक्स से मुक्त होगा। और भारत सरकार और भारत का हर नागरिक जो है उसके पास रोजगार का भी मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का भी होगा, भोजन का भी होगा, स्वास्थ्य का भी होगा, प्रॉस्पेरिटी का भी होगा और खुशहाली का भी होगा। खुशहाली को मौलिक अधिकार बना देंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत देश में परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। आप बताइए, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसके लिए क्या आपको किसी को चंदा देना पड़ रहा है क्या? नहीं, लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आया कि मोदी जी भी तो चाहते हैं कि तो मोदी जो जी करेंसी है वो डिजिटलाइजेशन करेंसी का हो जाए। एक चीज नहीं करिए, वो भी यही करना चाहते हैं। नहीं, और वो ये चाहते हैं कि वो सिलेक्टिवली करना चाहते हैं। वो अपने लिए नहीं, सिलेक्टिवली नहीं। मुझे उसमें जरा जो करेंसी का डिजिटलीकरण जो है उसमें मुझे थोड़ी सी शंका है कि कल को अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट बनी, आपने गवर्नमेंट बनाया और बाद में ब्लॉक कर दिया तो आदमी तो भूखों मर जाएगा। जब हम आपको एक कल्प वृक्ष अकाउंट दे रहे हैं और आप भूखे तब भी नहीं मरेंगे जब आपके खीसे में 1 पैसा नहीं है, तो फिर आप भूखे मरने की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारा तो जो है ना भोजन में जो है ना पीएम का जो है ना घटिया तो अकाउंट, लेकिन जब आप डिजिटलीकरण कर देंगे तो फिर अकाउंट की जरूरत कहाँ रही फिर?
नहीं नहीं, अकाउंट तो होंगे ही ना। नहीं नहीं नहीं, देखो अल्टीमेटली अकाउंटिंग तो होगी ना। आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है ना पैसा मिलेगा, और एक जो दूसरा कल्पवृक्ष अकाउंट है, जब आपके यहाँ पैसा नहीं होगा तो पैसा वहां से आ जाएगा, जिसे आपको वापस करना है, क्योंकि फ्री में कल्पवृक्ष अकाउंट कुछ नहीं दे रहा है आपको, वो आपको समर्थ बना रहा है। और जब आप समर्थ हो जाएंगे, आप कमाने लगेंगे, तो आसान किस्तों में अपने आप कट जाएगा पीछे से, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। तो ये जो ठीक है, सोच अच्छी है, लेकिन जब ये धरातल पे आप उतार पाए तो मुझे ये धरातल पे मुझे नहीं उतारना है। ये 4 सरल उपाय जो आपको 100 करोड़ तक पहुंचा देंगे, ये अपने आप उतर जाएगी। और मैथिली शरण गुप्त में मॉडल्स बने हैं, उनको रिफाइनमेंट करने का तरीका मैंने समझा दिया है, तो आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जा रही है, पब्लिक को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अभी तो आपके ऊपर आपने ही कहा कि अडानी जी जो चाह रहे हैं वो थपवा दे रहे हैं। तो आज का तो दुष्ट सिस्टम है, जिसमें हाई कमांड जो है ना पार्टी व्हिप जारी करके जो चाहे वो पास कर दे। जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो बहुत जो है ऐसे सपने दिखाए थे। राजेश जी, मैं अब मुझे भी थोड़ा सा बोलने की, अगर आपके डिबेट में बोलने नहीं देंगे मुझे, तो मैं मेरी बात कैसे कह पाऊंगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल कहिए। मैं देखिए, मैं सिर्फ उतनी बात को कहना चाह रहा हूं जो हमारे मॉडल से संबंधित है। बाकी आप पूरी बात जो भी कहना चाहें वो ग्राह्य भी है, और हम उस पर विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम कई सेशन भी कर सकते हैं, मतलब एक नहीं, हम 10 सेशन कर सकते हैं। जब उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, अपने बड़े उनके जो बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही थी, 2014 की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को लगा कि एक अच्छा आदमी आ रहा है, और कांग्रेस ने बहुत गड़बड़ियां की है, और ये हाथी की तरह मतवाले हो चुके हैं जितने भी इनके मिनिस्टर्स हैं, और जितने लोग हैं सत्ता में कांग्रेसी बैठे हुए हैं, सब मतवाले हाथी की तरह बिहेव कर रहे हैं देश की जनता के साथ। तो ये हुआ कि चलो एक कोई तो अच्छा आ रहा है और अच्छा बोल रहा है, अच्छा करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। और उस राह में बह के हमने भी नरेंद्र मोदी को 2014 में वोट दिया था। तो लेकिन मोदी जो क्या लग रहा है, आपने गलती कर दी क्या? हमने गलती कर दी है? नहीं, मेरा अभी भी मानना है कि मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमने गलती कर दी है। और जब ये इकोनॉमी सिस्टम जो हमारे देश का है, उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किए होते तो मैं मानता कि हमने गलती नहीं की है। ये आप बोल रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन के सरकारीकरण करेंगे सारे के सारे हर चीज का, और जो है कहाँ से परियोजनाओं का। एक मिनट, आपने कहाँ से पढ़ लिया कि मैंने कहा है कि हम सरकारीकरण करेंगे? पहले आपने कहा कि सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। ये किसने कहा? मैंने ये और भी नहीं कहा, ये आपका अपना सेंटेंस है, मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा आपने बताया कि एक मिनट, राष्ट्रीय संपदा मानी जाएंगी और उसके इक्विवेलेंट मनी पैदा की जाएगी। हाँ, आपने कहा कि ये राष्ट्रीय संपदा मानी जाएगी, ये सरकारी नहीं होंगी, चाहे इसके मालिक कोई भी हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल होगी, तो राष्ट्रीय संपदा ही है। और आज पीएसयू को क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इन्हें प्रेजेंट मॉडल्स के बीच में ना पढ़ें। राष्ट्रीय संपदा कैसे होगी, कैसे संधारित होगी, यदि इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो एक पूरा सेशन हम उसके ऊपर लाइव कर पाएंगे। हमारे पास जो है लाइव चर्चा करने का भी सिस्टम है, तो जब भी आपकी इच्छा हो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हम इस केवल एक्सक्लूसिव राष्ट्रीय संपदा का कैसे निर्माण होगा, कैसे धन पैदा होगी, कैसे जो है, मैं बहुत सारे सिस्टम पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे हर सिस्टम पे जिज्ञासा है, इकोनॉमी से लेके एनवायरनमेंट से लेके सोशल जस्टिस से लेके जितनी भी दिक्कतें और संशय हैं, मैं उन्हें अच्छे ढंग से आपको समझा के आपको कन्विंस करने के लिए कोशिश करूंगा, और यदि आप समझने की सोच रखेंगे तो आप समझ भी पाएंगे। सामने वाला समझना नहीं चाहता है, यदि आप समझने की, हम तो समझना चाहते हैं, हम आपको राजेश सिंह जी कन्विंस कर पाएंगे
और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ये सोचो, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारी बात भी हम आपके ऊपर नहीं थोपेंगे, वो पहले से प्रक्रिया बना रहा है और इस प्रक्रिया को कोई बदल नहीं पाएगा, क्योंकि हम जो है जो बिजनेस रूल्स जिससे पार्लियामेंट गवर्न होती है, जो पार्लियामेंट में आप बहस करते हो उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। भविष्य में कोई मेंबर सीधे बिल ला ही नहीं पाएगा जब तक वो इस पर जो है ना इस रिफाइनिंग प्रोसेस से नहीं निकलेगा, तब तक कोई बिल पार्लियामेंट में पहुंच ही नहीं पाएगा। अब बताओ, यदि पार्लियामेंट में जो पहुंचने वाली हर चीज इस प्रोसेस से रिफाइन होगी, तो बताओ अडानी जी कुछ कर पाएंगे क्या? ना देश के अंदर पूरी सरकार पूरी सरकार को चला रहे हैं, थोपने का तो बात ही नहीं है। चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, यदि हम पार्लियामेंट रूल बदल करके ये प्रक्रिया निर्धारित कर देंगे कि पार्लियामेंट में कोई भी सदस्य सीधे बिल नहीं ला पाएगा, वो अपने कंसेप्ट को इस तरीके से पहले टास्क फोर्स को देगा, जो टास्क फोर्स उस पर 15 दिन तक काम करेगी, फिर अपने व्यूज देगी, उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा। इसके आधार पर जो है फिर जो है ना 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाइव चर्चा होगी, उनके व्यूज आएंगे, उससे सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। फिर पब्लिक से जाना चर्चा होगी और उसके आधार पर जो है उनकी शंकाएं कुशंकाओं को निर्मूल करने के लिए जो जो और एडिशनल उपाय करना है वो किए जाएंगे, तब ये पार्लियामेंट में पहुंच पाएगा। और पार्लियामेंट्रियन जो आपने बताया, तो आप ये बता, आप हम ये अपने बारे में बताइए, आपके बारे में सुनना है मुझे। मैं मैथिली शरण गुप्त हूँ, 1984 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। 8 साल जो है भारत सरकार में जो है डेपुटेशन पे रहा हूँ। मैं जो है DIG गढ़वाल ITBP, DIG एडमिनिस्ट्रेशन ITBP, IG CRPF दिल्ली, IG ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में जो है 7 साल DGP के पद पर रहा हूँ। मैं DGP रेलवे, DGP होमगार्ड, सिविल डिफेंस, SDR डिजास्टर मैनेजमेंट एंड SDRF रहा हूँ और DG पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। और जब मैं 2017 में DG पुलिस रिफॉर्म था, उस समय मैंने 5 सर्टेनिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट नोट भारत सरकार को भेजा कि हम टेक्नोलॉजी के उस पड़ाव पे आ सके हैं जहां 5 सर्टेनिटी के साथ हम अपराध मुक्त भारत पैदा कर सकते हैं। ये 2017 में जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसे 2 साल तक भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में भेज के परीक्षण कराया और 2019 में उसे ग्राह्य करके नेशनल पुलिस मिशन बना दिया। और आज जो है मैथिली शरण गुप्त ही उसके नोडल ऑफिसर हैं, लेकिन कहीं पे कोई इच्छा शक्ति नहीं है उसे जमीन पे उतारने की। 30 सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट जो कि कानूनी आधार होगा, उसे भी बनाकर भेजा गया 30 सितंबर 2020 को। और उसका जानबूझ के कौन से मतलब कानून का ड्राफ्ट? ये जो क्राइम फ्री भारत को जमीन पे उतारने के लिए जो एक लीगल फ्रेमवर्क होगा, उसका ड्राफ्ट बना के हमने भारत सरकार को 30 सितंबर 2020 को भेजा था। और उसमें हमने 5 सर्टेनिटी के साथ ये जो बातें अभी हमने बताई हैं कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, FIR दर्ज कराने के 5 तरीके होंगे, कोई झूठी FIR दर्ज करेगा, ये करेगा तो वो बड़ा गुनाह होगा। 15 दिन में इस तरीके से 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर पाएंगे और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय दे पाएंगे। ये प्रस्ताव जो है को कानूनी रूप से ज़मीन पर उतारने के लिए हमने एक कानून का ड्राफ्ट, जिसका हमने नाम दिया था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना लंबा नाम दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे साथी ब्यूरोक्रेट कहेंगे कि पुलिसिंग इज स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो हमने बताया कि ये लिस्ट 1 में 65C में यही जिम्मेवारी भारत सरकार को दी गई है। और ये अभी आपके पास जो टेक्स्ट वगैरह हो वो सब भेजिए, उसको पढ़ें समझें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको आपने बताया ये तो आपका लिंक, हम आपको सरल उपाय करने के लिए कह रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे हैं। 4 सरल उपाय कर लीजिए ना आप मुझे भेजिए, मैं वो से देखता हूँ और उसमें वीडियो वगैरह पहले कुछ समझो। कम्युनिटी में सब लिखा हुआ है।
ये सब हाँ, तो लिंक का ऐप का लिंक मुझे भेजेंगे तो मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, और पहले तो आपका देखूंगा यूट्यूब पे वीडियो क्या है कि मतलब उसमें अधिक वीडियो हैं। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करिए और संकल्प लीजिए कि अच्छे भारत के लिए हम एक वीडियो रोज़ देखेंगे। और यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा को टच कर जाए तो उसे अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसियों और जिन संगठनों से जुड़े हो उनसे शेयर कर लीजिए, और यदि नहीं टच करे तो उसे कचड़े में फेंक दीजिए। हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है क्योंकि हम उसे एनर्जी मानते हैं। तो राजेश सिंह जी, आप मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। आपका इस चर्चा के लिए, जो कि इस समय 50 मिनट और 38 सेकंड हो चुकी है, आपका देश के नाम क्या संदेश है इस चर्चा को सुनकर? मैंने कहा कि आपका अपने से जुड़े लोगों का, अपने समाज से, अपने देश के लोगों से क्या संदेश है जो आज अभी हमने चर्चा की, इससे कुछ आपका कोई संदेश पैदा हो रहा है तो उसे संदेश देने का कष्ट करें। हेलो हेलो हेलो।